हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा NIOS का 501 चल रहा है। 501 में हमने चैप्टर नंबर लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 का हाफ कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में बाकी का जो आधा है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक अध्यापक शिक्षा के प्रतिरूप। ठीक है, लास्ट हमने बच्चों यहाँ तक किया था मूल्यांकन के उपकरण। चैप्टर नंबर 8 का यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था और आज हम करेंगे यहाँ से शुरू 8.5 प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के प्रतिरूप। क्या है ये? शिक्षा आयोग 1964-66 में उल्लेखित है कि विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। समय समय पर ना बच्चों क्या होता है ना कि समाज की नीड चेंज होती रहती है, आवश्यकता अलग होते रहते हैं। ठीक है, उसी के बिहाफ पे, उसी के अकॉर्डिंग हमको अपने पाठ्यक्रम में भी चेंज करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था के लिए अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम बनाने संबंधित 3 स्पष्ट संभावनाएं। क्या कह रहा है ये देखो। तुम पहले यहाँ देखो, अगर मैं तुमसे प्रारंभिक के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं तुमसे कौन सी क्लास के बारे में बात कर रही हूँ? 1st to 8th। अगर मैं तुमसे प्राथमिक के बारे में बात कर रही हूँ तो मीन्स मैं आपसे 1st to 5th के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं तुमसे उच्च प्राथमिक की बात कर रही हूँ तो मैं तुमसे 6th to 8th के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ना दिमाग में तुम बिठा लो, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 1st to 8th। आप बच्चों कहीं भी कोई भी जो अभियान चलाया गया शिक्षा से अकॉर्डिंग, वहाँ पे आप हर जगह ना प्रारंभिक ही सुनोगे, प्राथमिक नहीं सुनोगे। प्राथमिक बहुत कम सुनोगे, जो कि 1st to 5th के लिए है, वहीं पे आप प्राथमिक वर्ड सुनोगे। अदरवाइज प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब हो गया 1st to 8th, प्राथमिक का मतलब हो गया 1st to 5th और उच्च प्राथमिक का मतलब हो गया 6 to 8। तो यही 3 तरीके से सिलेबस भी डिवाइड किए गए हैं। पहला प्राथमिक विद्यालय की अवस्था यानी कि 1st to 5th, फिर उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक में क्या आ जाता है आपका 6 to 8, 6, 7, 8। और अगर प्रारंभिक की बात करें तो 1st to 8th। ये 3 तरीके से सिलेबस डिवाइड किया गया है, अलग अलग है। अब जहाँ तक बच्चों, अगर तुम PRT की तैयारी कर रहे हो तो तुमने यहाँ तक का सिलेबस यानी कि प्राथमिक विद्यालय का सिलेबस कंप्लीट किया होगा, राइट? तो अब तुम्हें समझ में आ गया प्राथमिक, प्रारंभिक और उच्च प्राथमिक क्या क्या होते हैं। कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। NCFTE इसके फुल फॉर्म मैंने तुमको पहले प्रीवियस वाले क्लास में बताया है। बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिकॉल करो अपने माइंड में। ठीक है, 2009-10 प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर के लिए अलग अलग पाठ्यचर्या की सिफारिश करता है, क्योंकि उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या प्राथमिक विद्यालयों की संख्या से कम है। कहता है कि अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, प्राथमिक का अलग होगा और जो आपका उच्च प्राथमिक है उसका अलग होगा। ठीक है, दोनों के स्कूल्स में डिफरेंस है, उच्च प्राथमिक कम है और प्राथमिक विद्यालय ज़्यादा है। उसके बाद है आपका प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति, यानी कि प्रेजेंट में क्या है। तो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED। आप में से 90% बच्चे जो भी तुम वीडियो देख रहे हो ना, तुमने DLED कोर्स कर रखा होगा। ठीक है, 90% बच्चे ऐसे ही होंगे। अब ये कब होता है तुम्हें ऑलरेडी पता है इसके बारे में, फिर भी समझ लो। तो बच्चों ये 12 साल के स्कूल का एजुकेशन पहले तुम ले लेते हो, यानी कि तुम 12वीं कर लेते हो। 12वीं करने के बाद तुमको डायरेक्ट डाइट में एडमिशन लेना होता है। तुमको इसके लिए कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होता है, तुम लोग करके बैठो, तुम्हें पता होगा। ठीक है, और इसमें इसके अतिरिक्त 6 महीने की अवधि इंटर्नशिप तुम्हें पता होगा। तुमने अगर डाइट किया है तो तुमने टीचिंग प्रैक्टिस तुमने किया ही किया होगा, यानी कि तुमको एक स्कूल में भेजते हैं जहाँ पे तुमको एज अ टीचर काम करना होता है। वो पेड नहीं होता है, वो तुम्हारे सीखने के लिए होता है। ठीक है, तो दोनों साल का मिला के ये टोटल 6 महीने का इम्पॉर्टेंट है और तुमने भी किया होगा ये। ठीक है, इसकी पाठचर्या में 3 घटक है। कौन कौन से घटक हैं? सिद्धांत, प्रैक्टिकम और इंटर्नशिप। सिद्धांत यानी कि तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर है, तुम बता रहा, तुम रिकॉल करो कि क्या तुम्हारे टाइम पे भी ऐसा ही था। तो फर्स्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट्स होते हैं और सेकंड में आपके कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं, एक कम हो जाता है। ठीक है, और इवन पता है बच्चों क्या होता है कि जब बच्चे 12वीं के बाद डायरेक्ट इसमें डाइट करने जाते हैं ना, तो ये 9 सब्जेक्ट देख कर ना उनका थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि अरे इतने सारे सब्जेक्ट, जहाँ 5 पढ़ के आते हो वहाँ फिर 9 हो जाते हैं। फिर इसके सबके प्रैक्टिकल अलग होते हैं, आपको सभी का वो यूनिट प्लान तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में बच्चों को लगता है कि ये लेंदी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो यूज्ड टू हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है फिर। और दूसरे साल में 8 पाठ्यक्रम का प्रावधान है। प्रैक्टिकम में क्या आ जाता है? इसमें ये आ जाता है आपका सूक्ष्म अध्यापन, अध्यापन अभ्यास, सामाजिक सेवा, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा। ये सारे जितने भी तुम प्रैक्टिकल देते हो, तुम जाते होगे ना वहाँ पे TP पे जाते हो, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाता है और इसके नंबर भी जुड़े जाते हैं। ठीक है, ये भी उनका पाठचर्या का एक, डाइट के पाठचर्या का एक हिस्सा है। इन सब के नंबर उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये अध्यापन अभ्यास बहुत 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 जो TP होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद है बच्चा आपका इंटर्नशिप। वही 6 महीने के लिए आपको जाना होता है ना, आपके जो आपके घर के आसपास जो भी विद्यालय पढ़ता है, ज़्यादा पास तो नहीं, जहाँ भी इंस्टीट्यूट का जहाँ भी लिंक होता है वहाँ आपको भेज देते हैं और वहाँ से आप ये दोनों साल डिवाइड हो जाता है। 1 साल में 3 महीना, 1 साल में 3 महीना आपको इसे ख़त्म करना होता है। ठीक है,
ये याद रखना, सिद्धांत, प्रैक्टिकम, इंटर्नशिप। वैसे तो आपको ये अपने आप ही याद होगा क्योंकि तुम लोग करके बैठे हो। कई राज्यों में उपयुक्त कार्यक्रम का नाम DTED, डिप्लोमा इन टीचर्स एजुकेशन है। यही भी याद रखना, DTED, ठीक है। डाइट को ही कई राज्यों में DTED के नाम से जाना जाता है, डिप्लोमा इन टीचर्स एजुकेशन। उसके बाद है प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में सुधार लाना। ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वे शिक्षा विभिन्न विधाओं पर आधारित ज्ञान है, बस एक लाइन कर लेना और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का संबंध विभिन्न विशेष विधाओं से है। वास्तव में इसकी मूल अवधारणा ऐसे विषय जैसे कि दर्शन, मनोविज्ञान और समाज विज्ञान से निकली है। इसकी शिक्षा का मूल अवधारणा किस विषयों से निकला है? दर्शन, मनोविज्ञान और समाज विज्ञान, ठीक है। नए प्रतिरूपों की आवश्यकता, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लो एक बार। यही थोड़ा सा लगा था, बस पढ़ लो, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों तुम्हारा नई पहले। अब ये क्या कह रहा है, देखो, बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारी पाठ्यक्रम है। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि समाज में ना नीड्स हमेशा बदलती रहती हैं, ज़रूरतें बदलती रहती हैं, तो उसी हिसाब से बच्चों को भी तैयार करना होता है, ठीक है। बच्चों को तुम तभी तैयार करोगे जब तुम खुद तैयार होगे, तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में भी चेंजेस करने होते हैं। अभी क्या कह रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया ने कुछ नवाचारी पाठ्यक्रम आरंभ किए, जिसमें एक विशेष पाठ्यक्रम था प्रारंभिक शिक्षा में एमएड। प्रारंभिक शिक्षा में एमएड, ठीक है। कहाँ पे? जामिया मिलिया इस्लामिया ने कुछ नवाचारी पाठ्यक्रम आरंभ किया था, जिसमें से एक विशेष पाठ्यक्रम कौन सा था? एमएड, भूलना नहीं। उसके बाद है बच्चों TISS। मैंने तुम्हें इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी बताया है, क्या है? चलो एक क्लू देती हूँ। टी का मतलब हो गया यहाँ पे तुम्हारा टाटा, बाकी तुम खुद ही रिकॉल करो, ठीक है। TISS, अगर मैं तुम्हें हर चीज़ बताती जाऊंगी हर बार, तो तुम उसको फिर ना रिकॉल नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो कि जब जो तुम्हारा पढ़ा हुआ है और बाद में तो सेम वर्ड्स आते हैं, तो तुम उसको अपने माइंड में थोड़ा सा या तो वीडियो पॉज करो और या तो चलते चलते ही थोड़ा सा रिकॉल कर लो, अच्छा इसका फुल फॉर्म ये था। और अगर तुम्हें याद नहीं आता तो तुरंत वीडियो रुको और जाके प्रीवियस वीडियोज़ देखो, नोट्स देखो, नेट पर गूगल पर डाल के देख लो, कुछ भी देख लो, पर इससे रिकॉल करते रहो साथ ही साथ भी। मुंबई में प्रारंभिक शिक्षा में एमएड कार्यक्रम चला रही है। TISS भी मुंबई में प्रारंभिक शिक्षा में एमएड कार्यक्रम चला रही है, बस तुम्हें इसमें यही याद रखना है और कुछ नहीं। और है बच्चों, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रारंभिक शिक्षा का स्नातक कार्यक्रम BLED। BLED क्या होता है? BLED का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्या है बच्चों? तो ये जब आप 12वीं कर लेते हो, 12वीं करने के बाद ये 4 साल के लिए होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन प्लस BEd दोनों की आपको इसमें डिग्री मिल जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको 4 साल का रखा गया है। इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। ये 4 साल की अवधि के लिए होता है। इस कार्यक्रम में पेडागोजी के अतिरिक्त स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है। वैसे तुम्हें पता है ग्रेजुएशन वाला भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि दोनों की डिग्री मिल जाती है। यह द्विभाषीय कार्यक्रम, जिसकी अवधारणा मौलाना आजाद सेंटर फॉर एलिमेंट्री एंड सोशल एजुकेशन ने दी थी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग का एक भाग है। तो इसकी अवधारणा किसने दी थी BLED की? तो मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर एलिमेंट्री एंड सोशल एजुकेशन ने दी थी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग का एक भाग है, ठीक है। यह कार्यक्रम 1994 से 95 में आरंभ किया गया था। तो बच्चों याद रखना कि ये जो BLED है ये 12वीं के बाद होता है, 4 साल का कोर्स होता है। इसमें आपका BEd और आपको ग्रेजुएशन की डिग्री एक साथ मिलती है, और इसको करने के बाद आप फर्स्ट टू 8th पढ़ाने के लायक हो जाते हो, ठीक है, एलिजिबल हो जाते हो। इतना याद रखना BLED का, ठीक है। और उसके बाद है, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सरोकार को विश्वविद्यालय प्रणाली में समेकित कर दिया गया, जिसकी पहल दिल्ली विश्वविद्यालय ने काफ़ी पहले कर दी थी। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान की जाती है। इस समय यह कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंध 8 महिला कॉलेज में चलाया जा रहा है। बस इतना ही तुम्हें करना है। देखो ये देखो, जो विद्यार्थी BLED करते हैं उनके सम्मुख अकादमिक तथा व्यावसायिक दोनों विकल्प खुले रहते हैं, वो किसी में भी जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने BLED कर रखा है तो उसके बाद बच्चे ये चीज़ें कर सकते हैं, ये सेक्टर में जा सकते हैं, यहाँ जॉब कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तुम एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है। फर्स्ट टू 8 मैंने कहा था ना, ये फर्स्ट टू 8 के लिए कराने के बाद आप फर्स्ट टू 8 तक के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये तुम देख लो एक बार। उसके बाद है बच्चों, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरण के लिए सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स। ये ब्रिज कोर्स क्या होता है? ये देखो यूपी गवर्नमेंट ने चलाया था। ब्रिज कोर्स किसने चलाया था? यूपी गवर्नमेंट ने। अब जिस बच्चे ने BEd कर रखा है और उनको पढ़ाना है, प्राइमरी पढ़ाना है, तो उसको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, BTC, ठीक है। उसको 6 महीने का एक कोर्स करना, BEd, ये जो आपका BTC है,
सबसे पहले ब्रिज कोर्स कौन से गवर्नमेंट ने चलाया था, तो यूपी गवर्नमेंट ने चलाया था। जिन बच्चों ने बीएड कर रखा और वो प्राइमरी स्कूल्स में या प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, सो दैट कि वो मतलब उसमें उनको ये छोटे बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाएगा, क्या तरीका है क्या नहीं है। ऑलरेडी देखो आधे से ज़्यादा तो बीएड में कर चुके होंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए स्पेशली जो चीज़ सिखाएंगी वो 6 महीने में उनको करा के फिर वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बीटीसी जो है आपका कार्यक्रम, बीटीसी का फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने चलाया था ये 6 महीने के लिए। हाँ, जैसे 5 वर्षों में पूरे करने की आवश्यकता है, मतलब जैसे जो टीचर्स वहाँ पे ऑलरेडी काम भी कर रहे थे बीएड वाले, तो उनको ये 6 महीने का कोर्स करना कंपलसरी कर दिया गया था कि 5 साल के अंदर तुम ये 6 महीने का कोर्स करो एंड देन आप छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। ठीक, इतना ही था, इतना याद रखना और कुछ नहीं। तो ये ब्रिज कोर्स किसने शुरू किया था, तो यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। क्या नाम था, बीटीसी। अध्यापक एक विमर्शी व्यवसाय के रूप में। अब बच्चों ये क्या है, तुम छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि ये होता क्या है। तुम क्लास में जाते हो पढ़ाने के लिए, तुमने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ने के बाद तुम बैठे हो अपने स्टाफ रूम में और बैठ के तुम सोच रहे हो कि जो मैंने पढ़ाया उसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ चीज़ें अच्छी हो गई। आई थिंक जैसे सपोज तुमने टेबल कराया प्राइमरी क्लास में, तुमने टेबल कराया, टेबल कराने के बाद तुमने 2 to 5 तक एक ही दिन में करा दिया। तुम सोच रहे हो कि अरे यार मैंने एक दिन में ज़्यादा करा दिया, इसलिए सारे बच्चे ना आंसर नहीं कर पा रहे थे। और शायद मैंने इसको राइमिंग तरीके से भी नहीं कराया, मतलब थोड़ा अगर मैं उनको मतलब राइम करके बताता, गा के बताता, बच्चे भी आपस में पोएम की तरह इसको गाते, 2 1 जा 2, बच्चे इसमें बहुत मज़ा आता है उनको, तो शायद बच्चे अच्छी तरीके से याद कर लेते। शायद मेरी यहाँ पे कमी रह गई। यही है आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, या फिर आप इसको विमर्शी चिंतन बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। ठीक है, कि आपने जो चीज़ पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आप बैठ के अपने मतलब उसी के बारे में सोच रहे हो कि हाँ यहाँ मैंने ये गलती कर दी है, उसमें सुधार की ज़रूरत है, या मेरा काम अच्छा रहा। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या फिर विमर्शी चिंतन। समझ में आ गया, यही चीज़ इसमें लिखी है, पढ़ लेना, अब तुम भूलोगे नहीं। विमर्शी प्रक्रिया का अर्थ बच्चों ये ना डेफिनेशन है, बाउट तथा वाक करने दिया है, तुम कुछ डेफिनेशन भी पढ़ोगे आगे, तो इसको तुम खुद पढ़ लेना एक बार। ठीक है, विमर्शी चिंतन क्या है वो तुम समझ गए ना, वो समझना, ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विमर्शी व्यवसायी वह व्यक्ति है जो ये क्वालिटी है उसमें। ठीक है, ये भी पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, समझने वाला है, कुछ याद करने का भी नहीं है। दूसरा है बच्चों, विमर्शी के विषय में शिक्षा विधियों का क्या कहना है। कुछ इन्होंने डेफिनेशन दी है, तो तुमको ये डेफिनेशन एक बार अपने माइंड में रखना ज़रूरी है। कोई भी ऐसा एक वर्ड ले लो जिससे तुम्हें लगे कि हाँ तुमको याद हो जाएगा, तो वो वर्ड लेकर तुम इसको याद कर लो, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, डेफिनेशन है। ठीक है, विमर्शी प्रक्रिया की उत्पत्ति। अब ये विमर्शी प्रक्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन किसने किया भाई, कोई तो ये है आपका जॉन डीवी, प्रथम शिक्षाविद थे, जिन्होंने सुझाव दिया कि अध्यापक अपने व्यवसाय को विमर्शी चिंतन की सहायता से सुधार सकते हैं। जॉन डीवी, ये जो सुझाव किसने दिया, तो भैया जॉन डीवी ने। ये सुझाव किसने दिया था, जॉन डीवी थे, प्रथम शिक्षाविद थे, जिन्होंने सुझाव दिया था कि अध्यापक यानी कि टीचर हैं, वो अपने काम को विमर्शी प्रक्रिया के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। नॉट ओनली टीचर, कोई भी इंसान अपने काम को इस विमर्शी प्रक्रिया के द्वारा चेंज कर सकता है। ठीक है, मतलब आगे आने वाले टाइम पे वो गलती ना करे, और ये हम सभी करते हैं। आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद जब आप मुक लगाते हो, मुक लगाने के में अगर आपको कुछ क्वेश्चन गलत लगते हैं तो लगता है ना कि हाँ मेरा यहाँ पे ना मैंने क्वेश्चंस कुछ गलत रखे हैं, मैंने मतलब मेरे को ये साइड मेरा वीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब मुझे दोबारा इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ इस तरीके से। इसमें मैंने यहाँ पे VVI इसलिए लगाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन DSSSB में आ चुका है। उसमें आपका क्वेश्चन ये था कि निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि अध्यापक अपने व्यवसाय को विमर्शी चिंतन की सहायता से सुधार सकते थे। तो उसमें 4 ऑप्शंस थे। ठीक है, तो जॉन डीवी, तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, याद रख लेना। डीवी ने विमर्शी प्रक्रिया के 3 मुख्य घटक का समर्थन किया। अब ये 3 मुख्य घटक कौन कौन से थे, खुली मानसिकता, उत्तरदायित्व और एकनिष्ठता। खुली मानसिकता ये कि अगर तुम बैठ के ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारे बच्चे तुमने टेबल पढ़ाया, एग्जाम्पल दिया था मैंने, टेबल नहीं कर पाए, तो टेबल नहीं करवाने में तुम्हारी क्या गलती है, तुमने कहाँ कहाँ गलती करी है, तो खुली मानसिकता से तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, उत्तरदायित्व यानी कि तुम्हारी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया तुमने अगर टेबल पढ़ाया, ठीक है, टेबल पढ़ाने के बाद बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि बच्चों को कराना है, सही तरीके से आना चाहिए। ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना कि बच्चों को आना चाहिए, कैसे भी आए, ये उनकी हेडक नहीं है, तुम्हारी हेडक है, टीचर्स की हेडक है, तो ये जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी है। तो तुम ये सोचो कि हाँ तुमने यहाँ गलती करी, इसलिए मेरे बच्चे नहीं सीख पाए, तो मुझे सॉल्व करना, मुझे किसी भी तरीके से अपने बच्चों को सिखाना है। एक निष्ठता यानी कि किसी भी कार्य को करने में उत्साह का प्रदर्शन। देखो, अगर कोई भी तुम काम करोगे, अगर तुम्हारे अंदर उत्साह है, ठीक है, तो तुम उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करोगे, लेकिन नहीं है, हताश होकर करोगे, निराश होकर करोगे, तुम काम को कर ही नहीं पाओगे बेटा, बस खींचने का वाला काम करोगे। तो ये आपसे कह रहा है कि भैया उत्साह, जब भी तुम बच्चों को पढ़ाने जाओ तो तुम्हारे
अंदर उत्साह होना चाहिए, तभी तुम उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, चीज़ें सीख पाओगे और बच्चों को सिखा पाओगे। एक ये देखो, विमर्श भावनाओं के साथ अनुभूति। बाउड, क्योहक तथा वॉकर के अनुसार विमर्श एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों को पुनः प्राप्त करते हैं और उनके विषय में सोचते हैं, मनन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। देखो इन्होंने क्या किया बच्चों, इन तीनों ने, बाउड, क्योहोक और वॉकर ने भी तीन विमर्शी चिंतन के विमर्शी प्रक्रिया के 3 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से पक्ष हैं? अनुभव की ओर प्रत्यागमन, भावनाओं के साथ जोड़ना, अनुभव का मूल्यांकन। हाँ, कि क्या तुमने मुख्य घटनाओं को याद करना, वही जो तुमने पढ़ाया है उसको तुम याद करके सोच रहे हो क्या सही किया है, गलत किया है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। भावनाओं के साथ जोड़ना और अनुभव का मूल्यांकन, कि वही तुम मूल्यांकन कर रहे हो कि हाँ मेरे को यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है और यहाँ मैंने अच्छा किया तो मैं आगे चल के आगे के चैप्टर्स में भी मैं अपनी इस वाले मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें याद रखना बच्चों। इनके भी 3 थे, जॉन डीवी के भी 3 थे और बाउड, क्योहोक और वॉकर के भी 3 पक्ष थे। आगे तुम पढ़ने वाले हो वहाँ भी तुम 3 पक्ष पढ़ोगे, तो भूलना नहीं और याद रखना है तुम्हें, ठीक है। विमर्शी प्रक्रिया की आधुनिक अवधारणा। अब ये क्या कह रहा है देखो, डोनाल्ड शोयन, डोनाल्ड नाम किसी और का भी है ना, याद आ रहा होगा तुम्हें, किसका है? डोनाल्ड शोयन ने क्रिया में ज्ञान, नॉलेज इन एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। क्रिया में ज्ञान, इंग्लिश में नॉलेज इन एक्शन नामक मुहावरे का प्रयोग किया, जिसका संबंध उस ज्ञान से है जो उस समय प्रकट होता है जब हम किसी कार्य को करते हैं, ठीक है। वो ही नॉलेज इन एक्शन यानी कि क्रिया में कार्य। ये किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? चलो पहले तुम समझो ये क्या रहा है। ये बच्चों ये कह रहा है कि चलो तुम्हारी मम्मी तुमको बोलती है बेटा, तुमने अपनी मम्मी को बोला मम्मी मुझे ना खाना बनाना सिखाओ। अब इसमें लड़का लड़की मत कर लेना, कोई भी हो, तुम बॉय हो या गर्ल हो। तो तुमने बोला खाना बनाना सिखाओ और मम्मी ने आपको बोला चल ठीक है बेटा। उन्होंने बताया नहीं आपको, आपके साथ चलेंगे किचन में और उन्होंने बोला टमाटर काट, आपने काटा। उन्होंने बोला सब्जी कढ़ाई चढ़ा, चौक तेल डाल, जो भी उन्होंने वो बताया आपने वो किया, आप करते गए, आप सीखते गए, यही वो बोल रहा है, ठीक है। क्रिया में ज्ञान, यही वो कह रहा है, क्रिया में ज्ञान या नॉलेज इन एक्शन, कि काम को कर करके आप मतलब क्रिया कर रहे हो और ज्ञान ले रहे हो, सीख रहे हो किसी भी तरीके से, ठीक है। आप खाना बनाना, आपकी वही बता रही, आप काम कर रहे हो, आप सब्जी बना रहे हो और आप सीख रहे हो, ठीक है। बनाते बनाते सीख रहे हो, कार्य करते करते सीख रहे हो, यही बोला है किसने? डोनाल्ड शोयन ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। शोयन के अनुसार विमर्शी प्रक्रिया के 3 मुख्य पक्ष, आपने 3 पढ़ा है, पहले आपने डीवी वाला 3 पढ़ा, फिर आपने वॉकर वाला 3 पढ़ा और अब तुम पढ़ रहे हो ये 3 डोनाल्ड शोयन के, ठीक है। भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुका है और लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है, इधर उधर थोड़ा घुमा फिरा के आया हुआ है, पर ये आया हुआ है, तो ध्यान से समझ लो, बहुत ध्यान से। कार्य करते समय विमर्श करना, ठीक है। रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, कार्य के बारे में विमर्श करना, कार्य के लिए विमर्श करना, ठीक है। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग, जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो काम करते, यानी काम छोड़ो, तुम पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते ही सोचना क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ या तुम टेबल करा रहे हो, टेबल तुम बच्चों से करवा रहे हो, बच्चे नहीं कर रहे हो, मतलब नीरस होकर तुम्हारे पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, तुमने क्या किया, तुमने उसको एक म्यूज़िक के फॉर्म में चला दिया और गा गा के पोएम की तरह, राइम की तरह हाथ वाथ हिला हिला के कर रहे हो, बच्चे आराम से करेंगे। तुमने काम करते करते ही सोचा और चेंज किया। उसके बाद है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, ये कह रहा है आपसे काम करने से पहले और बाद, इसमें दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, पहले और बाद में। तुम्हें टेबल कराना है तो तुम पहले सोचो तुम, अच्छा ये इस तरीके से कराऊंगा, मैं राइम्स के थ्रू कराऊंगा, मैं 4 नहीं, मैं सिर्फ 2 टेबल एक दिन में कराऊंगा, ठीक है, मैं ग्रुप में बांट के बच्चों से बुलवाऊंगा। और जब तुमने काम कर लिया उसके बाद तुम सोच रहे हो कि हाँ मैंने जो किया, क्या बच्चों ने सीखा कि नहीं सीखा, अगर नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, ठीक है, कहाँ मेरी गड़बड़ी हो गई, कहाँ चेंज करना है। और एक होता है बेटा रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, ये सिर्फ बाद के लिए होता है, इसमें आपका कंफ्यूज मत होना, ऑन एक्शन में आपका बिफोर आफ्टर दोनों आता है और फॉर एक्शन में सिर्फ आफ्टर, कि आप बैठे हो, आप टेबल कराना है आपको, तो आप कल आपको क्लास देनी है तो आप कैसे कराओगे, क्या कराओगे, क्या क्या आपकी स्ट्रेटजीज होंगी, ठीक है, क्या आप मेथड यूज़ करोगे, ये सब बैठ के आप पहले सोच रहे हो। काम से के पहले सोचना, काम के बीच में सोचना, काम करते करते सोचना, और इसमें काम के पहले और बाद में, ये दोनों इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये याद रखना, इन एक्शन, ऑन एक्शन, फॉर एक्शन। पढ़ना चाहो तो एक बार इसके सबके में डिटेल में पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ लेना इसे, ठीक है। ये छोड़ दो। ये क्या है? विमर्शी अध्यापन के लिए साइकनर और लिस्टन का प्रतिरूप। इसको मैंने साइकनर इसलिए पढ़ा क्योंकि बच्चों इसमें टी साइलेंट है, ठीक है। साइकनर तथा लिस्टन का प्रतिरूप, इन्होंने 5 मुख्य लक्षण बताए। ये इसको समझाने वाला कुछ है नहीं, ना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने हाईलाइट कर रखा है तो एक बार इसको पढ़ लेना, पता होने में क्या प्रॉब्लम है ना, पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने 5 लक्षण बताए, कौन कौन से बताए देख लो तुम एक बार बस इसमें यही है।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चाहो तो एक बार रीड कर लेना, बस रीडिंग के पर्पज़ से ही है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आपका ये चिंतन की विधियाँ। अब ये चिंतन की विधियाँ क्या हैं, देखो 2 तरीके की विधियों के बारे में इसमें बताया गया है। एक हो गया आपका एक आख्यान या वृतांत, एक विमर्शी दैनिकी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यह उत्तम पुरुष में लिखी किसी अनुभव या घटना की कथा है जिसमें व्यक्तित्व तथा व्यावसायिक विकास के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। अब तुम एग्जाम्पल से समझो, छोड़ो इसे। तुमने ब्याजे का और पवलव का थ्योरी तो तुमने पढ़ा ही होगा ना, वो कुत्ते वाला था जो लार वाला, याद आया। और प्याजे का था वो स्टेजेस वाला, कि उसने 4 स्टेज पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तुमने वो थ्योरी पढ़ी हुई है, तो तुमको वो थ्योरी पढ़ के समझ में आ रहा है ना कि ये थ्योरी पढ़ने से तुमको क्या हो रहा है कि तुम्हारे माइंड में क्लियर हो रहा है कि हाँ, इस जो बच्चा है जो सर्टेन एज में वो इस तरीके का बिहेवियर करेगा, ठीक है। तो उससे मुझे उसी तरीके से सिखाना है, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करना है। जैसे सेकेंड स्टेज आपका जैसे आ जाता है आपका 2 to 7 का होता है प्याजे वाला, उसमें साफ साफ बोल रखा है प्याजे ने कि इसमें बच्चों को वर्गीकरण में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, ठीक है। वो नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से, वो थर्ड में जाके सीखेंगे। तो तुम इस एज में बच्चों को सिखाने की कोशिश नहीं करोगे। तुमने उनकी जो उन्होंने जो भी अपनी कथा घटना लिखी है, तुमने उसको पढ़ा, तुमने उसको समझा, ठीक है, कि ये तरीका है ऐसे ऐसे करना, और तुमने उसको सीखा और अपने व्यवसाय में अपने काम में तुमने उसको यूज़ किया। ये बस इतना कह रहा है। ये क्या कह रहा है बच्चा, एक विमर्शी दैनिकी। अब ये क्या कह रहा है, आपने जिन प्याजे पढ़ लिया, ठीक है, आपने उनको पढ़ तो लिया कि हाँ वर्गीकरण जो है वो क्लास 2 से 7 वाला बच्चा, सॉरी क्लास नहीं, एज 2 से 7 वाला बच्चा नहीं कर सकता सेकेंड स्टेज पे। तो आप और अपने क्लास में भी आपने ये अनुभव किया, आपने एक्सपीरियंस किया, क्लास में ना सही ट्यूशन में कर लिया, कहीं भी कर लिया, आपके घर में छोटे बच्चे आपने तब भी कर लिया कि हाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने एक्सपीरियंस खुद भी किया और साथ ही साथ आपने पढ़ा, इसमें दोनों इंक्लूड हो गए। उसके बाद जो प्याजे ने तरीका बताया है, मेथड बताया है कि हाँ इस स्टेज में नहीं नेक्स्ट स्टेज पे होगा, तो ठीक है। आप भी ये सोचते हो कि हाँ अभी बच्चा छोटा है, अभी इसको नहीं करवा पाऊंगी, नेक्स्ट स्टेज पे कराऊंगी और इस तरीके से करवाऊंगी। आप अपने मेथड्स भी बनाते हो, साथ ही साथ जो मतलब जो लोगों ने के कुछ मेथड्स दे रखे हैं, जिन प्याजे हो गए, आपके कोहलवर्ग हो गए, आपके पवलव हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं, आप उनके मेथड्स को भी देखते हो कि हाँ इस तरीके से इसमें सुधार कर सकते हो, और आप कुछ अपनी तरफ से भी इन्वेंट करते हो, राइट। आप टीचर हो बच्चे, आप बहुत कुछ इन्वेंट कर सकते हो, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। क्या पता आप में से भी कुछ आगे चल के किताब लिख सकते हो, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, कोई इसमें नई बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसमें बता रहा है कि हम पढ़ते भी हैं और अपने एक्सपीरियंस भी करते हैं, फिर दोनों का मिला के कंक्लूजन निकाल लेते हैं, कुछ उनके तरीके भी ले लेते हैं, कुछ अपने तरीके भी उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका खत्म चैप्टर। रिवीजन जरूर करना, ये सारांश आ गया, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर 8। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 9 करेंगे, ठीक है। तब तक रिवीजन करना, और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भूलना नहीं रिवीजन करना, रिवीजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी, ठीक है। आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय।